टोनी ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने सबके सामने कबूल किया था वही आयरन मैन है। इसी न्यूज़ के साथ ये मूवी की स्टार्टिंग होती है जहां मॉस्को शहर में एक बूढ़ा आदमी यही न्यूज़ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत खराब थी। वो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है एंड उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मैं अपने ज्ञान के सिवा तुम्हें कुछ ना दे सका। एंड इतना बोल के वो आदमी मर जाता है। उसका बेटा दुख और गुस्से में था। उसके पिता ने उसके लिए आर्क रिएक्टर का एक ब्लूप्रिंट छोड़ा था। उसी ब्लूप्रिंट से पता चलता है एंटोन वैंग को उसके पिता एंड हार्वर्ड स्टार्क, टोनी स्टार्क के पिता दोनों ने इस आर्क रिएक्टर प्रोजेक्ट पे एक साथ काम किया था। उस ब्लूप्रिंट एंड अपने पिता के ज्ञान की मदद से अब इवॉन आयरन मैन जैसा आर्क रिएक्टर बनाने में कामयाब हो जाता है। सीन टोनी पे शिफ्ट होता है। टोनी प्लेन से जंप करके एक इवेंट स्टार्क एक्सपो में धमाकेदार एंट्री करता है एंड बताता है स्टार्क एक्सपो इवेंट के बारे में, जिसमें दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है एंड अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी लोगों के साथ शेयर कर सकता है। टोनी अपने पिता हार्वर्ड स्टार्क की एक वीडियो चला के बैक स्टेज पे चल जाता है एंड एक डिवाइस से उसके ब्लड टॉक्सिसिटी चेक करता है। टोनी ने खुद की जान बचाने के लिए फर्स्ट मूवी में आर्क रिएक्टर तो बना लिया था, बट आर्क रिएक्टर को पावर देने के लिए जिस एलिमेंट का यूज किया जा रहा था वो था पैलेडियम, जो धीरे धीरे करके उसके शरीर में पॉइजन डाल रहा था। आर्क रिएक्टर उसकी जान तो बचा रहा था, बट वही आर्क रिएक्टर धीरे धीरे उसके मरने का कारण भी बनते जा रहा था। इवेंट से बाहर निकलते ही टोनी को एक लड़की मिलती है जो उसे कोर्ट में पेश होने के लिए बोलती है एंड एक कोर्ट का सामान ऑर्डर पकड़ाती है। टोनी अगले दिन यूएस कोर्ट में पहुंचता है एंड उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है कि उसके पास एक हाईटेक सूट है जो किसी अमीरजादे के पास नहीं होना चाहिए। टोनी अपनी गवाही में बोलता है ये सूट मुझसे जुड़ा है एंड मैं खुद को गवर्नमेंट के हवाले नहीं कर सकता। तभी जेम्स रोडी एंड एक वेपन एक्सपर्ट जस्टिन हैमर को बुलाया जाता है। जस्टिन ने ही टोनी के सूट को गवर्नमेंट को देने के लिए अपील की थी ताकि वो उस टेक्नोलॉजी को खुद के वेपन्स में यूज करके गवर्नमेंट के साथ एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट ले सके। वहीं जज कुछ फोटोज टीवी पे दिखाते हैं जिसमें बाकी देश भी टोनी जैसा सूट बनाने में लगे थे एंड यूएस गवर्नमेंट के पास ये सूट की टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो यूएस गवर्नमेंट आर्मी में बहुत पीछे रह जाएगी। बट टोनी उस प्रोजेक्टर को हैक कर लेता है एंड कुछ ऐसी वीडियोस प्ले करता है जिसमें बाकी देश सूट बनाने में नाकाम थे। उसी वीडियोस में से एक वीडियो में जस्टिन हैमर ने भी सूट बनाया था जो बुरी तरीके से फेल हो गया था। टोनी अपनी चालाकी के साथ कोर्ट में जीत जाता है एंड इसी न्यूज़ को मॉस्को में बैठा इवॉन वैंग को भी देख रहा था एंड उसने टोनी से बदला लेने के लिए 2 इलेक्ट्रिक चाबुक बना लिए थे जिसे पावर मिल रही थी आर्क रिएक्टर से। इवॉन बदला लेने के लिए नकली पासपोर्ट बनवा के एंड अपने सूट को लेके निकल जाता है मोनाको सिटी के लिए। सीन शिफ्ट होता है टोनी के घर पे जहां हमें टोनी के बनाए हुए 4 सूट्स बताए जाते हैं। पहला सूट मार्क 1 जो उसने अफगानिस्तान में खुद की जान बचाने के लिए बनाया था। घर पहुंचने के बाद उसने मार्क 2 सूट बनाया बट वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने के लिए कैपेबल नहीं था, इसीलिए उसने मार्क 3 सूट बनाया। बट फर्स्ट मूवी के एंड फाइट में वो काफी हद तक डैमेज हो चुका था एंड अब उसके पास था एक लेटेस्ट सूट मार्क 4। टोनी के पास सूट तो थे बट उन्हें पावर देने के लिए आर्क रिएक्टर में जो पावर सोर्स का यूज किया जा रहा था वही सोर्स धीरे धीरे उसके बॉडी में पॉइजन बढ़ा रहा था। उसे अब पैलेडियम का रिप्लेसमेंट ढूंढना था एंड वो इसी खोज में लगा हुआ था। वहीं उसके काम के बीच पेपर आ जाती है जो टोनी की असिस्टेंट थी। टोनी को पता था उसके ब्लड में जहर बढ़ता जा रहा है एंड कंपनी को चलाने के लिए उसे एक काबिल इंसान की जरूरत पड़ेगी एंड वो अब फाइनली डिसाइड करता है एंड पेपर पॉट्स को कंपनी का न्यू सीईओ बनाने का फैसला कर लेता है। कंपनी का नया सीईओ बनाने के लिए लीगल टीम से एक लॉयर टोनी के घर आती है। टोनी को वो लड़की काफी पसंद आती है एंड वो उसका नाम पूछता है एंड पेपर को बोलता है मुझे यही अपनी न्यू सेक्रेटरी चाहिए। वो लड़की उसे अपना नाम नेटली बताती है। नेटली टोनी के कुछ फिंगरप्रिंट्स लेके वहां से चल जाती है। सीन शिफ्ट होता है मोनाको के एक कार रेसिंग इवेंट में जहां अमीर लोग आए थे अपनी कार की रेसिंग देखने के लिए। टोनी भी वहां पेपर के साथ अपनी कार रेस देखने आया था। टोनी अपनी न्यू सेक्रेटरी को बोल के एक सीट बुक करवाता है एंड वहीं उसे इलॉन मस्क भी मिलते हैं। टोनी के साथ वहीं जस्टिन हैमर भी मौजूद था। वो टोनी के पास
पास आता है एंड उससे बात करने का ट्राई करता है, बट टोनी उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था एंड वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहां से चल जाता है। टोनी की ब्लड टॉक्सिसिटी बढ़ते जा रही थी एंड वही वो सोचता है मरने के पहले कुछ रोमांचक काम बचना नहीं चाहिए एंड अब वो रेसिंग ट्रैक पे निकल जाता है खुद की कार को खुद ही ड्राइव करने के लिए। रेस स्टार्ट होती है एंड वहीं रेस के बीच इवान वेंको रेस ट्रैक पर आ जाता है एंड अपने न्यू सूट एंड इलेक्ट्रिक चाबुक के साथ अपने पास आने वाली कार को एक झटके में काट देता है। नेक्स्ट कार टोनी की थी। पेपर टीवी पे ये सिचुएशन देख के एक सूटकेस हैप्पी के साथ लेके निकल जाती है टोनी की जान बचाने। हैप्पी खुद की कार को रेस ट्रैक के अंदर डाल देता है। दूसरी ओर इवान के पास जैसे ही टोनी की कार आती है वो उसे भी एक झटके में काट देता है एंड आगे बढ़ता है टोनी को जान से मारने के लिए। दोनों की फाइट के बीच पेपर एंड हैप्पी वहां पहुंच जाते हैं। पेपर टोनी के पास वही सूटकेस फेंकती है एंड वो सूटकेस और कुछ नहीं था, वो था टोनी का न्यू सूट मार्क 5। टोनी अपने मार्क 5 सूट को फुल्ली पहन लेता है। अब यहाँ आयरन मैन एंड विप्लैश के बीच में एक अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है, बट टोनी के सूट के सामने इवॉन का सूट नहीं टिक पाता एंड टोनी उसके चेस्ट से वही आर्क रिएक्टर निकाल के उसे तोड़ देता है। इवॉन को पुलिस अपने साथ ले जाती है। टोनी उस आर्क रिएक्टर को देख के काफी कंफ्यूज था क्योंकि उसके पास ही वो आर्क रिएक्टर था और किसी के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए टोनी जेल पहुंचता है एंड इवॉन से बात करता है। टोनी इवॉन से बोलता है तुमने आर्क रिएक्टर तो अच्छा बनाया बट तुम साइकिल डबल कर सकते थे एंड टोनी उससे पूछता है तुम्हें ये डिजाइन कहाँ से मिली, जिस पे इवॉन बोलता है ये डिजाइन मुझे मेरे पिता एंटोन वेंको ने दी थी एंड उन्हीं की वजह से आज तुम जिंदा हो। टोनी इवॉन की बातें सुन के वहां से जाने लगता है, बट जाने के पहले इवॉन उसे बोलता है तुम्हारे शरीर में जो पैलेडियम का जहर है उससे दर्दनाक मौत होगी। टोनी मोनाको से न्यूयॉर्क अपने घर पहुंचता है एंड एंटोन वेंको के बारे में रिसर्च करने में लग जाता है। उसे पता चलता है एंटोन वेंको सोवियत यूनियन के एक फिजिसिस्ट थे। 1963 में वो यूनाइटेड स्टेट आए थे एंड जासूसी के इल्जाम में उन्हें वापस भेज दिया था। उनका एक बेटा भी था इवॉन वेंको, जिस पे प्लूटोनियम के वेपन्स पाकिस्तान को बेचने का इल्जाम लगा था। इसके लिए उसे 15 साल की जेल भी हुई थी। टोनी ये सब डिटेल चेक कर रहा था, तभी रोडी उसके पास पहुंचता है एंड उसे बोलता है यूएस गवर्नमेंट तुम्हारा ये सूट हथियाना चाहती है, सिर्फ मैं ही हूँ जो अभी तक यूएस गवर्नमेंट को रोक के रखा है, बट तुम्हारी ऐसी ही हरकतें रहेगी तो यूएस गवर्नमेंट जल्द से जल्द तुम्हारे घर में घुस के सारे सूट ले जाएगी। ऑन द अदर हैंड इवॉन को जेल में डलवा दिया था एंड एक दिन उसे खाने के साथ एक प्लेट में बॉम्ब एंड एक मैसेज मिलता है। मैसेज पढ़ते ही उसके जैसा दिखने वाला सेम नंबर सेम कपड़े पहने हुए एक आदमी उसी के सेल में आ जाता है। इवॉन उसे बेहोश करके बॉम्ब लगाकर वहां से निकल जाता है। कुछ गार्ड्स मिलके इवॉन को कैद करके डायरेक्ट जस्टिन हैमर के पास लेके जाते हैं। हैमर ने इवॉन को रेसिंग ट्रैक पर टोनी को मारने की कोशिश करते हुए देखा था एंड हैमर भी टोनी से परेशान था। हैमर उससे एक डील करता है, अगर वो उसे टोनी जैसा सूट मॉडिफाई करके देगा तो वो उसकी जान बचाने के साथ टोनी को मारने में भी उसकी मदद करेगा। इवॉन उस समय जस्टिन की डील एक्सेप्ट कर लेता है, बट उसके इरादे कुछ और ही थे। सीन टोनी पे शिफ्ट होता है जिसकी हालत अब धीरे धीरे पैलेडियम की जहर की वजह से खराब होने लगी थी एंड आज उसकी बर्थडे पार्टी थी एंड वो अपनी बर्थडे पार्टी में दारू पी के आयरन मैन सूट पहन के एंजॉय कर रहा था। वो नशे में आयरन मैन सूट के साथ फायर करता है। रोडी भी उस पार्टी में मौजूद था एंड टोनी के इन हरकतों को देखते हुए रोडी मार्क 2 सूट पहन कर आ जाता है टोनी को रोकने के लिए। दोनों के बीच अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है। वहीं टोनी एंड रोडी दोनों मिलके एक दूसरे पर एक साथ फायर करते हैं एंड उसी फायर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड रोडी टोनी का मार्क 2 सूट पहनकर वहां से निकल जाता है। रोडी मार्क 2 सूट के साथ नेक्स्ट डे एडवर्ड एयरफोर्स बेस पहुंचता है एंड अपने सीनियर ऑफिसर्स को वो सूट
बताता है। ऑफिसर्स उस सूट को देख के काफी खुश थे क्योंकि अब उनके पास भी एक हाई टेक्नोलॉजी वाला सूट था। ये सूट उनको हेल्प करने वाला था बाकी दुनिया के टेक्नोलॉजी से आगे निकलने में। सीन मूवी के सेकंड हाफ में शिफ्ट होता है जहां शील्ड से निक फ्यूरी टोनी को मिलने पहुंचते हैं। फ्यूरी उसे अपने साथ एक टीम में शामिल करना चाहते थे बट टोनी उस समय उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। बट तभी उसकी सेक्रेटरी नेटली वहां पहुंचती है जिसका असली नाम एजेंट रोमानोफ था एंड वो लीगल डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि शील्ड की एक एजेंट थी जिसे टोनी पर नजर रखने के लिए उसके साथ रखा गया था। फ्यूरी उससे पूछता है तुमने अपनी असिस्टेंट को सीईओ बना दिया, अपना सब कुछ दान कर रहे हो, यहाँ तक कि अपने दोस्त को अपना सूट ले जाने दिया। दोनों की बात के बीच नताशा पीछे से टोनी को एक इंजेक्शन लगा देती है। टोनी पूछता है ये तुमने मेरे साथ क्या किया, जिस पर फ्यूरी उसे बोलता है ये लिथियम डाइऑक्साइड है, ये पैलेडियम के जहर के लक्षणों को कम करेगा। लिथियम डाइऑक्साइड सिर्फ लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता था। फ्यूरी टोनी को उसके पिता एंड आर्क रिएक्टर की खोज के बारे में बताते हैं जिस पे टोनी पूछता है सिर्फ वही इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या एंटोन वैंको भी शामिल था। फ्यूरी बताते हैं एंटोन उसी सिक्के का दूसरा पहलू था पर वो इस प्रोजेक्ट से सिर्फ पैसे कमाना चाहता था, इसलिए तुम्हारे पिता ने उसे देश निकाला करवाया एंड वो जाके रशिया में रहने लगा। फ्यूरी बताता है सिर्फ तुम्हारे पास ही वो दौलत और वो ज्ञान है जिससे तुम पैलेडियम का रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हो एंड ये बात तुम्हारे पिता ने ही कही थी और शायद तुम्हें नहीं पता बट तुम्हारे पिता शील्ड के फाउंडर मेंबर में से एक थे। फ्यूरी एक सूटकेस देके एजेंट कोल्सन को टोनी के पास छोड़ के वहां से चल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड हैमर इंडस्ट्री में जस्टिन हैमर इवॉन के लिए उसका पंछी लेके उसके पास पहुंचता है बट वहां पहुंच के उसे पता चलता है इवॉन ने सूट को ड्रोन में बदल दिया था। हैमर इवॉन को बोलता है मुझे रोबोट्स नहीं बल्कि आयरन मैन जैसा सूट चाहिए बट इवॉन बोलता है ह्यूमन कंट्रोलेबल रोबोट से ड्रोन बेहतर है। हैमर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बोलता है तुम्हें जो भी बनाना है बनाओ पर वो बेस्ट होना चाहिए। सीन अगेन एडवर्ड एयरबेस में शिफ्ट होता है जहां रोडी के सीनियर ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं जो जस्टिन हैमर के साथ डील करके टोनी के मार्क 2 सूट को हथियारों से लहस करेंगे। जस्टिन हैमर को बुलाया जाता है, वो रोडी को बहुत सारे वेपन्स दिखाता है जिसे वो मार्क 2 के साथ जोड़ सकते थे। दोनों के बीच डील फिक्स होती है एंड अब जस्टिन हैमर के पास ऐसा सूट था जिसे वो स्टार्क एक्सपो में दिखा सकता था। सीन अगेन टोनी पे शिफ्ट होता है जो फ्यूरी के दिए गए सूटकेस को ओपन करता है। उसमें उसे एंटोन वैंको का सामान एंड उसके डैड के कुछ क्लिप्स मिलती है। उन्हीं वीडियो क्लिप्स के बीच हावर्ड स्टार्क ने टोनी के लिए एक मैसेज छोड़ा था जिसमें वो बोलते हैं टोनी स्टार्क एक्सपो मॉडल मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, ये एक नए भविष्य की शुरुआत है एंड एक दिन ये बात तुम जरूर समझोगे एंड जब ऐसा होगा तुम दुनिया को बदल दोगे। टोनी को पैलेडियम की जगह एक न्यू एलिमेंट की जरूरत थी। दरअसल इस एलिमेंट के बारे में हावर्ड स्टार्क ने ही रिसर्च की थी जब उन्होंने टेजरेक्ट के साथ काम किया था। हावर्ड को लगता था कि ये एलिमेंट लिमिटलेस, रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी का की है, लेकिन अपने टाइम में लिमिटेड टेक्नोलॉजी की वजह से हावर्ड खुद इस एलिमेंट को क्रिएट नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने इस एलिमेंट के ब्लूप्रिंट को स्टार्क एक्सपो फेयरग्राउंड के मॉडल में छुपा दिया था ताकि उनका बेटा टोनी उन्हें फ्यूचर में डिस्कवर कर सके। टोनी उस स्टार्क एक्सपो मॉडल को अपने घर लाके उसको फिर से एनालाइज करता है एंड अब उसी मॉडल को स्कैन करके टोनी उस न्यू एलिमेंट को डिस्कवर कर लेता है एंड अब बारी थी उस न्यू एलिमेंट को सिंथेसाइज करने की। टोनी अब पूरी शिद्दत के साथ एक न्यू एलिमेंट को सिंथेसाइज करने में लग गया था। उसी के बीच एजेंट कोल्सन वहां पहुंचते हैं एंड टोनी को बोलते हैं मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूं क्योंकि निक फ्यूरी ने मेरा ट्रांसफर न्यू मैक्सिको में कर दिया है। अब कोल्सन को न्यू मैक्सिको क्यों भेजा गया था ये मैं आपको बताऊंगा मूवी के लास्ट में। कोल्सन को गुड बाय बोल के टोनी फिर से काम में लग जाता है एंड प्रिज्मेटिक एक्सेलरेटर के साथ एक नए तत्व की रचना करता है एंड ये नया तत्व और कोई नहीं बल्कि वाइब्रेनियम था। ऑन द अदर हैंड इवॉन ने अपने न्यू आर्क रिएक्टर विथ डबल साइकिल बना लिया था एंड इस बार वो रेडी था टोनी के साथ बराबर मुकाबला करने के लिए। बट अब जस्टिन हैमर के पास टोनी का मार्क 2 सूट था एंड उसे अब इवॉन की जरूरत
ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए वो इवॉन को हैमर इंडस्ट्री में कैद कर लेता है एंड उस पे नज़र रखने के लिए 2 गार्ड छोड़ के स्टार्क एक्सपो में चल जाता है। सीन अगेन टोनी पे शिफ्ट होता है जहां उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। टोनी इवॉन की आवाज़ सुन के शॉक था क्योंकि उसे लगा था वो जेल में हुए ब्लास्ट में मारा गया। इवॉन उसे बोलता है इलेक्ट्रिक साइकिल दुगनी कर दी, अब होगा बराबरी का मुकाबला। टोनी इवॉन की लोकेशन ट्रैक करने का ट्राई करता है बट उसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती। बट उसे शक हो गया था जस्टिन हैमर ही है इन सब के पीछे। सीन स्टार्क एक्सपो में शिफ्ट होता है जहां जस्टिन हैमर ऑडियंस को उसके बनाए ड्रोन एंड मॉडिफाइड मार्क 2 सूट दिखाता है जिसे अंदर से रोडी कंट्रोल कर रहा था। तभी उस इवेंट में आयरन मैन की एंट्री होती है उसके नए सूट मार्क 6 के साथ, जिसमें कोर एनर्जी के लिए यूज किया गया था वाइब्रेनियम। टोनी रोडी को आके बताता है इवॉन जिंदा है एंड यहाँ एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है। इवॉन ने रोडी के सूट एंड बाकी ड्रोन्स को हैक कर लिया था एंड वो अब सभी सूट के साथ आयरन मैन पे हमला करवा देता है। एक बेहतरीन चेजिंग सीक्वेंस दिखाई जाती है जिसमें सभी रोबोट्स एंड रोडी आयरन मैन के पीछे पड़े थे। टोनी एक एक करके सभी सूट्स को ब्लास्ट करते जाता है। जस्टिन हैमर बैक स्टेज पे जाके चेक करता है क्या हुआ, तभी उसे पता चलता है इवॉन ने सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया है। नताशा हैप्पी के साथ हैमर इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाती है इवान को रोकने। नताशा एंड हैमर इंडस्ट्रीज के गार्ड के बीच भी एक फाइटिंग सीक्वेंस बताई जाती है जहां नताशा एक एक को मारते हुए आगे बढ़ती जाती है बट अंदर जाके उसे पता चलता है इवॉन वहां से निकल चुका है। नताशा रोडी के सॉफ्टवेयर को फिक्स करती है एंड अब रोडी आयरन मैन मार्क 2 सूट को कंट्रोल कर सकता था। रोडी एंड आयरन मैन दोनों साथ थे एंड तभी वहां इवॉन अपने न्यू सूट विप्लैश एंड 2 इलेक्ट्रिक चाबुक के साथ वहां पहुंचता है। आयरन मैन एंड रोडी दोनों मिलके उसका मुकाबला करते हैं। एक बहुत अच्छी फाइट सीक्वेंस भी दिखाई जाती है बट विप्लैश दोनों इलेक्ट्रिक चाबुक से रोडी एंड टोनी को पकड़ लेता है एंड अब टोनी रोडी से बोलता है हमें एक साथ फायर करना होगा एंड दोनों एक दूसरे पे एक साथ फायर करते हैं जिसके साथ एक बड़ा ब्लास्ट होता है एंड विप्लैश का पूरा सूट खराब हो जाता है। इवॉन ने सभी सूट्स को एक साथ ब्लास्ट मोड में डाल दिया था एंड कुछ ही देर में सभी सूट्स एक साथ ब्लास्ट होने वाले थे। पेपर भी एक रोबोट के पास खड़ी थी बट टोनी उसे टाइम पे पहुंच के वहां से उड़ा के बचा लेता है। मूवी के लास्ट में पेपर एंड टोनी के बीच एक किसिंग सीन बताया जाता है एंड इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। मिड क्रेडिट सीन में टोनी एक रूम में बैठा होता है जहां फ्यूरी आके उसे बोलते हैं हम तुम्हें टीम में तो शामिल नहीं कर सकते बट अभी के लिए हम टोनी को एज अ कंसल्टेंट रख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो टोनी हल्क मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में थंडरबोल्ट रोज के पास पहुंचता है उसके सोल्जर्स को खुद की टीम में मिलाने के लिए। अगर आपने अभी तक द इनक्रेडिबल हल्क का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा था एजेंट कॉल्सन का ट्रांसफर न्यू मैक्सिको कर दिया था एंड मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है एजेंट कॉल्सन न्यू मैक्सिको पहुंच चुका है एंड वही न्यू मैक्सिको के एक इलाके में हमें एक हैमर दिखाया जाता है एंड आप सभी लोग समझ गए होंगे ये हैमर किसका है। नेक्स्ट मूवी थॉर का एक्सप्लेनेशन आपको जल्द ही हमारे चैनल पर देखने मिलेगा, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब।